हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई। जैसा कि ये सब एटम न्यूक्लियाई से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके ऑलमोस्ट ये इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछा जाता है, एटम और न्यूक्लियाई। और दूसरा जो हम प्रीवियस लेक्चर में लिए थे उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस टाइप से पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ड्यूटेरियम, इस वर्ड से घबराना नहीं है। ड्यूटेरियम सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। अब ध्यान से देखिए, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एंड डबल आयोनाइज्ड लिथियम। तो इस सब में एक चीज आपको बहुत कॉमन दिख रहा होगा कि सारे में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको वैसे भी दे दिया है कि ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्शन फ्रॉम n बराबर 2 से n बराबर 1, इससे ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो आप सारे का वेवलेंथ, एक का वेवलेंथ जो हाइड्रोजन है उसको λ1 है, ड्यूटेरियम है λ2 है, यहाँ पे हीलियम है उसका λ3 है, और जो लास्ट में लिथियम प्लस प्लस यानी कि डबल आयोनाइज्ड, सारे का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो आप बताइए कि जब ट्रांजैक्शन होगा, when the transaction happens from the n is equal to 2, क्योंकि न्यूक्लियस होता है कुछ इस टाइप से, तो सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में आने में n क्या है, यहाँ पे शेल है, दिस इज द सेल। तो फॉर n is equal to 2 से 1 सेल में आने में कितना वेवलेंथ, सारा का वेवलेंथ आप बताइए कि किसका कितना से चेंज करेगा। आप ऐसा समझिए कि n बराबर ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया, समझिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कुछ इधर मूव कर रहा है, और आपको क्या करना है, n बराबर 2 से लेके n बराबर 1 से इधर जा, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तभी हम ये रूल लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस है और ये सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में हम शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। दिस इज मूव्स फ्रॉम द सेकेंड सेल टू फर्स्ट सेल, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये हो जाता है एक्साइटेड स्टेट, और ये आपका हो जाएगा n बराबर 1। सो दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो आप बताइए कि सारे का, जैसे देखिए लिथियम, यहाँ पे लिथियम इसका ऑटोनिक नंबर 3 और इसका मास 8 हो जाता है। 2 प्लस जब करेंगे तो इसके न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। एज वेल एज इसमें देखिए हीलियम का, इसका ऑटोमिक नंबर 2 है, इसका मास 4 है। इसमें हम क्या किए, सिंगल प्लस किए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ध्यान से देखिए, जितना भी है सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। उसके बाद हम क्या किए कि ये जो शेल 2 है, शेल 2 से इसको ट्रांसफर किए, तो इसके वेवलेंथ कितना से चेंज करेगा, मतलब क्या होगा, जब हम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट लेके आएंगे तो इसका वेवलेंथ किस तरीके से चेंज करेगा। बाकी तो आपको एक ड्यूटेरियम है, अब इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बस मास इसका 2 हो जाता है, तो इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, बट मास इज डबल देन द हाइड्रोजन। सो ये सिर्फ रूल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही लगाते हैं, यानी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए लैम्डा का वैल्यू 1/λ दैट इज इक्वल टू r समथिंग कॉन z स्क्वायर। सो
होपफुली यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपल सा वैल्यू, सारा काम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। याद रखिएगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, सारा हम लिख लिए, लिथियम 1 2 3 और लास्ट में हाइड्रोजन 1 1 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका सारा काम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ फ्रॉम द शेल सेकेंड टू शेल फर्स्ट व्हेन electron goes from the excited state to ground state. So we'll have to find 1 by lambda that is equal to r z square 1 by n1 square. तो ये n1 क्या है, n1 that is ground state, ये हुआ ground state। ये हो गया 1 by n2 का स्क्वायर, n2 क्या हुआ, n2 हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, या इसको फाइनल इनिशियल से भी आप समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राउंड स्टेट n का वैल्यू है, कुछ भी हो सकता था। अब सारे का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस रिजल्ट से। तो अगर हम लैम्डा 1 निकालें फॉर हाइड्रोजन के लिए तो 1 बाय लैम्डा 1, तो ये हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, r तो कांस्टेंट है, z स्क्वायर, तो z इसमें क्या होता है, जब a रहे तो याद रखिएगा ये एटॉमिक मास होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास को हम a से डिनोट करते हैं और z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। अब n बराबर 2 से लेके शिफ्ट करना है n बराबर 1 पे, इसमें ग्राउंड स्टेट हो जाएगा 1 बाय 1 स्क्वायर। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट ये हो जाएगा आपका इनिशियल स्टेट। इनिशियली कहाँ पे है, n बराबर 2, अब फाइनली किधर शिफ्ट हो रहा है, n बराबर 1 पे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया आपका लैम्डा किसका, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन के लिए। ऐसे ही आप सारा का निकाल लीजिए, हीलियम लिथियम सारा का हम इसी टाइप से निकाल लेंगे। तो ये आपका आ गया क्या, r 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1 बाई 4, सो यू विल गेट r तो दोनों में रहेगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। सो ये आपका आ गया लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 बाई 4, तो लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 4 बाई 3। तो ऐसे ही लैम्डा 2 निकालेंगे, किसके लिए, हीलियम के लिए निकालेंगे, तो उसके लिए भी लिखेंगे 1 बाय लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू r z स्क्वायर। अब हीलियम का जेट आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये तो सारे में कॉमन ही रहेगा क्योंकि सेल 2 से ही सेल 1 में जा रहे हैं, ये तो सारे के लिए कॉमन ही रहेगा। तो इसका वैल्यू तो 3 बाई 4 हर केस में आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4, सो यू विल गेट r z स्क्वायर दैट इज 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बाय लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू r तो समथिंग कांस्टेंट है, तो r से तो कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 3। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, लिथियम का निकालेंगे, और लास्ट में हम ड्यूटेरियम का निकाल लेते हैं। ड्यूटेरियम का भी वही होगा जो हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का मतलब हाइड्रोजन का भी वही होगा जो ड्यूटेरियम का होगा, ड्यूटेरियम का, और लास्ट में हम लिथियम का निकाल लेते हैं।
तो ये आपका आएगा, दिस इज फॉर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जिसका क्या होता है, एटॉमिक मास तो डबल हो जाता है बट एटॉमिक नंबर वही रहता है, तो इसके लिए भी वही हो जाएगा। ड्यूटेरियम के लिए हम क्या लिखेंगे, यही एच सेम एच, ये भी आपका ड्यूटेरियम का हो जाएगा, क्योंकि ये मास पे डिपेंड, यानी लैम्डा जो इसका वेवलेंथ है, इट्स डजंट डिपेंड ऑन देयर मास, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से एक लिथियम बचा है, तो लिथियम के लिए लिखेंगे 1/λ3 दैट इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर। जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, लिथियम Li3 × 8 प्लस प्लस, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका क्या है 3 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1/1² माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो यहाँ से आपका आ जाएगा r × 3 का स्क्वायर, यू विल गेट 9, और ये आपका तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 1/λ। यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, जस्ट उल्टा कर देंगे, तो λ3 इज इक्वल टू 4/27। और ऐसे ही ड्यूटेरियम का निकालेंगे, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास तो 2 हो जाता है पर नंबर वही रहता है, जिसके वजह से वही होगा जो हाइड्रोजन का होगा। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर ए ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के लिए अगर आपसे वेवलेंथ पूछे तो उसके लिए लिखेंगे 1/λ4 उसको ले लेते हैं, तो r जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये तो दोनों के हर केस में इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3/4, r तो r ही रहेगा, r कांस्टेंट है, z क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। ये किसके लिए लिख रहे हैं, ड्यूटेरियम, 2 मास एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये आपका आ जाएगा 3/4 दैट इज 1/λ4। तो λ4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। अब आपसे पूछ रहा है किसका बड़ा होगा, तो ध्यान से देखिए, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, और ये तो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका किसका था, लिथियम प्लस का, Li++ 3n8, तो ये क्या था इसका, लिथियम का था, ये आपका था किसका, ये आपका हीलियम का था, हीलियम He2 और एटॉमिक मास 4 और इसमें +1, तो ये आपका लिथियम का ये है। तो सबसे बड़ा यानी कि हीलियम का सेम होगा, हाइड्रोजन का भी वही होगा जो ड्यूटेरियम का होगा, 2 1 सबसे बड़ा इसी का होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, लिथियम का होगा, उससे बड़ा किसका हो जाएगा, हीलियम का, हीलियम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस, और सबसे कम किसका हो जाएगा, आपका लिथियम का हो जाएगा, तो Li++। तो अगर ऑर्डर करें तो हीलियम हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का दोनों का आपस में बराबर होगा, और ये बड़ा हो जाएगा और हीलियम का बड़ा होगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, आपका लिथियम का हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, वेवलेंथ, दिस इज लाइक एटम, मतलब समझ ही रहे हैं कि जो भी जिसके न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारा रूल उसी के लिए वैलिड है। इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन make transaction from energy level with quantum number n2। अब इस बार ध्यान से देखिए, इस बार n से जा रहे हैं किसमें, n-1, तो बताइए, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट n इज वेरी वेरी वेरी, यानी n इज ग्रेटर देन वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा 1 के रिस्पेक्ट में ये बड़ा है। तो ये 50 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है। ये आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन
द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोपोर्शनल टू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड प्रोपोर्शनल टू। इस बार क्या जाना है, n-1, n से n-1 जाना है। तो ये भी क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन में आपसे वेवलेंथ पे कमेंट करना था। तो जैसा कि आपको पता है एनर्जी डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये आपका है। तो ये वैल्यू भी आप हमेशा याद रखेंगे, ये रिजल्ट पे भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। n का वैल्यू देगा, n1 का वैल्यू दे देगा, n2 का वैल्यू दे देगा और आपसे एनर्जी पूछेगा, एनर्जी लेवल पूछेगा और बोलेगा कि वो हाइड्रोजन टाइप एटम है या लिथियम है तो प्लस प्लस है, मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये एनर्जी है डेल्टा E दैट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर 1/n1 स्क्वायर। तो n1 यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे आपको n से किस में जाना है, n-1 से। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि लिखेंगे 1/n स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि इससे ये कम है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर कम हुआ तो यहाँ पे n-1 लिख लेते हैं क्योंकि फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, n-1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बड़ा कौन होगा, तो ये अगर छोटा है n-1 है तो उससे छोटा ही होगा। तो ये अगर कम है तो उसका इन्वर्स करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो गया और ये आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/n स्क्वायर आपसे पूछ रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए, और आपसे पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, और हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो डेल्टा E दैट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर एंड यहाँ से आपका आ जाएगा 1/n-1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इजी करें, अब हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये समथिंग कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा E एनर्जी इज समथिंग कांस्टेंट के ले लेते हैं और इसको करेंगे तो n का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n-1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर इजी करें, इसको अगर हम इजी करें तो आपका आ जाएगा डेल्टा E दैट इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट k, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर, और इधर से आपका आ जाएगा n स्क्वायर और दूसरा -1 और प्लस 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डेल्टा E दैट इज इक्वल टू, अब आप ऐसा समझिए कि इसमें इसके बीच में आपको रिलेशन पूछना, फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पूछा है, एनर्जी के बीच में नहीं। तो लास्ट में जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा E h म्यू के बराबर होता है, और h क्या है, h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछा है, तो लास्ट में हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा डेल्टा E का वैल्यू में h म्यू, तो समथिंग कांस्टेंट डेल्टा h का वैल्यू यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा E का वैल्यू लेंगे। डेल्टा E का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली समथिंग कांस्टेंट k और ऊपर क्या हो जाएगा 2n-1, और आपको दे दिया है कि n इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1 से बहुत ज़्यादा है तो 1 यहाँ पे नेग्लेक्जिबल हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ n स्क्वायर और यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए
तो यहाँ से 2n ले लेंगे, तो डेल्टा ई का वैल्यू, डेल्टा ई मतलब एनर्जी लेवल जो होगा वो हो जाएगा k इंटू, यहाँ पे बच जाएगा 2n, तो 2 भी कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि आपको n के साथ रिलेशन चाहिए, तो n स्क्वायर यहाँ पे है और n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ n बच जाएगा और यहाँ पे डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू, और इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो पहले हम एनर्जी के साथ लेंगे और ये आपका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन पूछा है, तो k इंटू ऊपर n कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा n स्क्वायर यहाँ से और n, तो यहाँ पे कुछ भी आएगा n क्यू आ जाएगा, यानी कि डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यू। अब डेल्टा ई मतलब ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो ये अब डेल्टा ई अगर n 1/n क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सा बात है कि v क्या पे यहाँ पे म्यू, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो, क्योंकि ये आपस में डेल्टा ई जो है h म्यू के डायरेक्ट, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी कि यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही आपको ऑप्शन में दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल है और इससे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन लिथियम प्लस प्लस। अब जैसा कि अभी हम बताए थे कि जब भी बोर्स मॉडल की बात हो तो बोर्स मॉडल इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब ध्यान से देखिए, लिथियम प्लस प्लस, Li प्लस प्लस, अब ट्रांजैक्शन है कि फर्स्ट टू थर्ड बोर्स ऑर्बिट। अब ध्यान से देखिए, आप कुछ ऐसा समझिए कि न्यूक्लियस कुछ ऐसा है, थर्ड से ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट ये आपका सेकेंड, ये आपका फर्स्ट और ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। अब ध्यान से देखिए, थर्ड से फर्स्ट से इस बार उल्टा है, फर्स्ट से आपको जाना है थर्ड में, पहले क्या कर रहे थे, थर्ड से फर्स्ट, इस टाइप से आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो उसमें एनर्जी कितना चाहिए, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ध्यान से देखिए, इस बार हम ये फर्स्ट है, फर्स्ट से यानी कि आपको ये फर्स्ट जो है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से इस बार जाना है आपको थर्ड ऑर्बिट। तो कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन फॉर इन लिथियम प्लस प्लस यानी कि 2+। लिथियम में आपको पता है कि लिथियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन और इसका एटॉमिक मास 10, और अगर प्लस प्लस किए तो इसके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बाकी एटॉमिक मास है, ये आपका प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एनर्जी फॉर रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, क्योंकि थर्ड से अगर फर्स्ट हमको लाना है तो एनर्जी रिलीज होता है, थर्ड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और अगर आपको ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट में आपको जाना है, ग्राउंड से थर्ड ऑर्बिट में जाना है, तो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ता है उसको। अब तो वो आप एनर्जी बताइए। तो जैसा कि एनर्जी के लिए अभी हम यूज कर रहे थे, एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ से एनर्जी निकालेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी का आपका हो जाएगा डेल्टा ई
डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 भी आपको पता है, n2 भी आपको पता है, बस वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13.6। जेड का वैल्यू क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, जेड स्क्वायर, जेड लिथियम है, तो लिथियम में हम बताए हैं Li, तो यहाँ 3, इसका ऑटोमिक नंबर 3 है, इसका मास 8 होता है प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 1/n1²। तो इस बार फर्स्ट से कहाँ जा रहे हैं, थर्ड में, तो 1/n1², तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 में जा रहे हैं, यानी कि फाइनल क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 36.6 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 9, और इसमें क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/9, सो यू विल गेट 8/9। तो 8/9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, 13.6 इंटू 8, ये करीब करीब आ जाएगा 108 पॉइंट समथिंग, तो इतना आपको आ जाएगा, इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा। सब्सटेंस पे है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। हाफ लाइफ आपको दे दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट द टाइम ट्रेवल दैट इज T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed, 2/3 of it has decayed, T2 टाइम में 2/3 उसका डिके हो जाता है, एंड T1 टाइम में उसका 1/3 डिके हो जाता है, एंड when 1/3 of it had decayed, तो 1/3 उसको डिकेड होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है, और जबकि आपसे पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट टाइम ट्रेवल बिटवीन T2 minus T1, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और T2 क्या है, T2 है उसका 2/3 ऑफ इट हैज डिकेड, एंड T1 when 1/3 ऑफ इट हैज डिकेड। तो ध्यान से देखिए, इनिशियली उसके पास n नोट है, तो ये इसका है कि अभी डिकेड नहीं हुआ, तो ये आपका इनिशियल है। अब इसको 2/3 डिकेड होने में कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है, तो ये डिकेड हो रहा है कितना 2/3, तो जितना भी है उसका 2/3, यानी कि n माइनस n0 इंटू 2/3, तो 2/3, तो बचेगा कितना, तो ध्यान से देखिए, ये आपका है इनिशियल फेज में n0 रहता है। अब आफ्टर डिकेड, तो अब बचेगा कितना 2/3, अगर डिके हो गया, कितना टाइम लगा इसमें, T2 टाइम लगा, T2 टाइम में ये 2/3 डिकेड हो जाता है, तो बचेगा कितना आफ्टर डिकेड, रेस्ट बचेगा n0 बाय, सिंपल सा बात है, 2/3 अगर गया तो यहाँ से 1/3 बचेगा, तो ये आपका है रेस्ट ऑफ ऑल, इतना बचा। और एग्जैक्टली T1 टाइम में ये 1/3 डिके होता है, तो ध्यान से देखिए, तो 1/3 डिके हुआ, टोटल n0 है, और डिकेड इस बार कितना हुआ n0/3, तो बचेगा कितना 2n0/3, तो ये बच गया रेस्ट ऑफ ऑल। तो आपसे पूछ रहा है कि 1/3 डिके होने में, यानी T1 को अगर डिके होना है, 1/3 अगर उसका डिके होता है तो कितना टाइम लगेगा, और आपको इसका हाफ लाइफ यानी कि T 1/2 आपको दे दिया हुआ है, कितना है 20 मिनट, 20 मिनट इसका हाफ लाइफ दे दिया हुआ है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि डिके हो रहा है, और उसका आपको हाफ लाइफ दे दिया हुआ है 20 मिनट, तो क्या होगा, तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि T2 क्या है,
जब ये 2/3 डिके हो जाता है तो बचेगा कितना, रेस्ट ऑफ ऑल कितना बचा, तो ये रेस्ट ऑफ ऑल बचा 2/3 डिके हुआ तो 1/3 बचा, और 1/3 अगर डिके हुआ तो 2/3 बचा। तो यहाँ से क्या हम निकालेंगे, सिंपल सा बात है कि इसमें हम यूज करेंगे, एक को ले लेते हैं N1 और एक को ले लेते हैं ये N2, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। सिंपल सा बात है कि बचा सबसे ज़्यादा कौन है, तो ये, तो N1/N2 दैट इज इक्वल टू 1/2 का पावर n। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको क्लियरली दिख जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, N0/3 डिवाइडेड बाई 2 N0/3, 3 से 3 कैंसिल, इसका पावर n, इसका पावर ले लेते हैं n, 1/2 का पावर n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आपको क्लियरली दिखेगा, n क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो ध्यान से देखिए, n का वैल्यू आपको 1 हो गया, तो 1 का मतलब क्या, हाफ लाइफ, तो इसका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, T2 - T1, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका हाफ लाइफ n बराबर आपको 1 आ जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये क्या हो जाता है, ये दोनों का रेशियो जो होता है 1/2 के बराबर हो जाता है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपको बच जाएगा 1/2, और इधर आपका हो जाएगा 1/2 पावर n। तो n का वैल्यू आपको क्लियरली 1 दिखा। तो जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया कि इसका हाफ लाइफ क्या दिया हुआ है, 20 मिनट, तो कितना टाइम लगेगा इसमें पूछ रहा है आपको, T1 व्हेन 1/3 ऑफ इट हैड डिकेड इन 20 मिनट, क्योंकि इसका हाफ लाइफ आपको दे दिया हुआ है, हाफ लाइफ क्या दिया हुआ है आपका, 20 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है T2 - T1 का, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मिनट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि इसका क्या आ रहा है, n का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब कि कितना टाइम लगेगा, 1 हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ, n का वैल्यू 1 का मतलब क्या है, 1 हाफ लाइफ। अब 1 हाफ लाइफ में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लगता है, कितना, 1 हाफ लाइफ टाइम में, तो n का वैल्यू भी 1 आ गया, इट्स मीन 1 उतना ही टाइम लगेगा T2 - T1 में जितना 1 हाफ लाइफ में लगता है। तो उसमें कितना लग रहा है आपका, ऑफ प्योर कॉपर 66 उसका एटॉमिक मास है, 7/8 ऑफ इट्स डीके इनटू जिंक, यानी कॉपर जो है 66 ये जिंक में कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट होने में, और उसका 7-8 पार्ट को कन्वर्ट होने में, इतना पार्ट को कन्वर्ट होने में 15 मिनट लगता है। तो आप बताइए द करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ, अब इसका आप हाफ लाइफ बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पे पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। द स्टार्टिंग विथ ए सैंपल ऑफ प्योर कॉपर को जिंक में कन्वर्ट होने में, और भी 7/8 पार्ट, टोटल नहीं, 15 मिनट लगता है। तो इसका आप बताइए हाफ लाइफ क्या होगा। तो जैसा कि इसका लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं, n0 1 - e पावर लैम्डा इंटू टी विथ नेगेटिव साइन। तो ये आपका है इसका फॉर्मूला। आपको क्या बोल रहा है कि ये 7/8 पार्ट, इसका डिके होने में 15 मिनट लगता है। तो यहाँ से आपको पता है कि ये है टोटल, ये है रेडियो एक्टिव। तो ध्यान से देखिए, ये आपका मतलब डिके होने से पहले टोटल है, और डिके होने का रेट कुछ ये है, टाइम भी आपको दे दिया हुआ है, और एक चीज और बोला है कि 7/8 पार्ट मतलब टोटल नहीं, यानी कि यहाँ से आप अगर क्लियरली देखें तो क्या हो जाएगा, n0 डिवाइडेड बाय n0 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से बस इसको थोड़ा सा लिंक करने का कोशिश करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इधर आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरा इसको बस आप ओपन कीजिए तो n दैट इज इक्वल टू n0 माइनस e पावर माइनस लैम्डा t इंटू n0। तो यहाँ हो जाएगा, इधर n0 हो जाएगा, n0 e पावर माइनस लैम्डा t
दैट इज इक्वल टू एन नोट माइनस एन डिवाइडेड बाय, ये एन नोट नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आ गया कुछ इस टाइप से। और जैसा कि आपको दे दिया हुआ है सेवंथ बाय 8 पार्ट, उसका डिके होने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। और जैसा कि टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अगर किसी का भी आपको हाफ लाइफ निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम आपको दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि 7/8 पार्ट उसका क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि 1 पार्ट सिर्फ बच रहा है। तो यहाँ से ये भी आपको क्लियर है। तो एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचा कि ये पूरा इनिशियली यानी कि पहले डिके नहीं हुआ, तो बचा कितना, तो 7/8 पार्ट अगर डिकेड हो गया तो रेस्ट कितना बचा, तो ध्यान से देखिए एन नोट माइनस 7th नोट बाय 8, सो यू विल फाइंड द वैल्यू दैट इज एन नोट बाय 8। इतना ही बचेगा, मतलब इतना अगर डिके हो गया तो बचा कितना, एन नोट बाय 8, इतना ही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी दैट इज इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा 7th नोट बाय 8, इतना बचेगा। तो ये हुआ कि डिके होने के बाद रेस्ट जो बचा, रेस्ट ऑफ ऑल, ये हुआ इनिशियली कितना था, तो यहाँ पे एन नोट है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एन नोट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी दैट इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा इंटू टी दैट इज इक्वल टू 1/, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा तो नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, 1/8। अब इसका हम लॉग करेंगे और टाइम का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 15 मिनट। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू सिर्फ बचेगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लॉग का प्रॉपर्टीज, तो ये हो जाएगा 2 का -3, इसको हम लिखेंगे और -3 बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 3, तो ये जो निगेटिव साइन था ये पॉजिटिव में हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 15 मिनट। तो ये आपका क्या आ गया, उसका लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा का वैल्यू आपका क्या आ गया, 3 × log 2 डिवाइडेड बाय 15। बस लैम्डा आ गया। तो टी हाफ लाइफ आपके लिए अब इजी है। तो टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो t 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.693। अब log 2 का वैल्यू भी यही हो जाता है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देंगे। तो 0.3, लैम्डा का वैल्यू 3 × 0.log 2/15 सिंपली। तो ये आपका आ जाएगा, ये log 2 का वैल्यू 0.693 ही रहता है। अगर आप उसको एक्सपोनेंशियल से बेस 2 में लाइएगा तो यही आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 5, ऊपर जाएगा तो ये 5 मिनट आ जाएगा। इसका टी हाफ लाइफ का वैल्यू क्या आ गया, 5 मिनट।